विशेषकर आप जैसे सैनिक। रिया अरोरा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? बीच वाले सिपाही ने पलटकर सवाल किया। आप कब तक अभिनय करते रहेंगे? वो अविनाश ने प्रश्न किया। तो तुम्हें कैसे पता चला? सिपाही ने स्त्रियोचित स्वर में उत्तर दिया। हाँ, रिया ने हार मानने का फैसला किया। वह जानती थी कि किसी तरह अविनाश को एहसास हुआ कि यह वह थी। टस्क, तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी पत्नी ठीक मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी बर्फीली नीली आंखें एक दिन की तरह साफ हैं। अगर मैं ऐसी चीज को नहीं पहचान पाऊं तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा, अविनाश ने उत्तर दिया। कितना झूठ है, दो मन ही मन सोचा और उसने अपना सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। मेरी गांड को पहचानो, तुमने मुझसे पूछा कि वह कौन थी और कहाँ थी। उसने यही सोचा था। हालांकि अविनाश को इसके बारे में पहले से ही पता था, जैसे ही उसने सेंस का उपयोग किया था। फिर उसने दो से क्यों पूछा? खैर, उसने अभी अभी किया। कोई स्पष्ट कारण नहीं। ठीक है, बहुत हो गया। वह मुखौटा और वह अजीब कवच हटा दो जो तुमने पहन रखा है। अविनाश ने फिर अपना हाथ लहराया और बुदबुदाया। रिया ने आह भरते हुए सिर हिलाया। वह सचमुच इस आदमी को डराना चाहती थी, लेकिन वह सेंस के बारे में पूरी तरह से भूल गई। हालांकि वह उस क्षमता का अक्सर उपयोग करती है। सचमुच शर्मनाक। खैर, जो भी हो, कम से कम उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। यह सोचकर रिया थोड़ा मुस्कुराई और अपना मुखौटा और कवच हटा दिया। वे क्या कर रहे हैं? कियारा, जो दूर से सब कुछ देख रही थी, ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था? उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? कहीं बहुत देर तक तो बात नहीं चल रही? क्या शाही सैनिक हमेशा इतने बातूनी होते थे? फिर कियारा ने बीच में सैनिक को अपना कवच हटाते हुए देखा। नहीं, उसका कवच। अपना कवच उतारने के बाद कियारा ने देखा कि वह एक महिला थी। फिर उसने अविनाश के चेहरे पर मुस्कान देखी। इस स्थिति में कुछ अजीब था। कियारा ने भौहें चढ़ा दीं। हालांकि उसने यहीं रहने और छिपने का फैसला किया। यह सब अविनाश की योजना हो सकती है। वह बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगी और देखेगी कि यह कैसे होता है। यदि अविनाश मुसीबत में है तो वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगी। तुम यहाँ किस लिए हो? अविनाश ने प्रश्न किया। मास्टर अविनाश, यह मिस वन थीं। उन्होंने ही हमें यहाँ आने और शाही सैनिकों की तरह व्यवहार करने का आदेश दिया था। दो ने सब कुछ बता दिया। दो, रिया चिल्लाई। मिस वन, अब आप मास्टर अविनाश की महिला हैं, इसलिए आप उस यातनापूर्ण दर्द से सुरक्षित हैं, मैं नहीं। दो ने ईमानदारी से बात की। यदि आप मास्टर अविनाश के साथ मजाक करते हैं तो आप बच सकते हैं, हालांकि मेरे जैसा नौकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे मास्टर अविनाश के प्रति वफादार रहना होगा। हाँ, तू सही है, हम आपके जैसे नहीं हैं, मिस वन। हम मास्टर अविनाश की औरत नहीं हैं। तीनों ने भी सिर हिलाया और उसकी आवाज भरी हुई थी। दाह करना? नहीं, यह संभव नहीं है, रिया चिल्लाई। रिया की ओर चलते हुए अविनाश बस मुस्कुराया और सवाल किया, तुम यहाँ क्यों हो? कुछ नहीं, रिया ने उसकी नजरें बचा लीं और कोई उत्तर नहीं दिया। रुको, अचानक अविनाश को कुछ एहसास हुआ और इस एहसास में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसके चेहरे पर एक घृणास्पद मुस्कान दिखाई दी और उसने सवाल किया, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी? नहीं नहीं, मुझे किस बात से ईर्ष्या होगी? है आप निश्चित रूप से ईर्ष्यालु हैं। अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई। नहीं, मुझे ईर्ष्या नहीं हुई, रिया ने पूरी ताकत से आरोप का खंडन किया। तब तुम यहाँ क्यों हो?
मैं तो बस तुम्हारा हाल जानने के लिए यहाँ आया था। हम वास्तव में क्या जांचें? रुकें। क्या आप फिर से झांकने की सोच रहे थे? नहीं, रिया ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए इनकार किया। वह वास्तव में झांकना नहीं चाहती थी। अगर अविनाश उससे पूछेगा तो वह इसे अस्वीकार नहीं करेगी। हालांकि वह यहाँ झांकने के लिए नहीं आई थी। वह वास्तव में नहीं थी। उस पर भरोसा करो। तब तुम यहाँ क्यों हो? जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ आपकी जांच करने आया था। आप और कियारा यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। कियारा को रॉयल पैलेस में लौटने की जरूरत है, अन्यथा रॉयल पैलेस के लोगों को संदेह होगा। कियारा ने जवाब दिया और अविनाश ने सिर हिलाया। बेशक उसे उस पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह जानता था कि वह ईर्ष्यालु है। हालांकि उन्हें यह पसंद आया। उसे ईर्ष्यालु रिया पसंद थी। साथ ही रिया सही थी। कियारा यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। क्या तुमने दोनों रक्षकों को पकड़ लिया है? अविनाश ने प्रश्न किया। बेशक मेरे पास है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह सांस लेने जितना आसान था। गर्व से सिर उठाते हुए रिया मुस्कुराई। हाँ हाँ, तुमने अच्छा काम किया मेरे प्यारे हत्यारे। अविनाश मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके अलावा रिया ने थपथपाने से इनकार नहीं किया और जारी रखा। मुझे लगता है कि उन बूढ़ों को नियंत्रित करना आपके लिए बहुत आसान होगा। दूसरी ओर जब कियारा ने अविनाश को महिला सैनिक की ओर बढ़ते देखा तो उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। वह अविनाश के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट से बहुत परिचित थी। ऐसा निश्चित रूप से नहीं लग रहा था कि वे लड़ने वाले थे। कुछ गलत था। जल्द ही कियारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने लड़की द्वारा पहने गए काले कपड़ों को पहचान लिया। वह उन हत्यारों में से एक है जिन्होंने हम पर हमला किया। वह अविनाश की अधीनस्थ है। कियारा को एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने भौहें चढ़ा दीं। लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे वे शाही सैनिक हों? फिर उसने देखा कि अविनाश अनुचित रूप से अपने अधीनस्थ के करीब जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अब यहाँ नहीं रह सकती। मुझे वहां जाना है। यह सोचते हुए कियारा अपने छिपने के स्थान से बाहर निकली और अविनाश और अन्य लोगों की ओर दौड़ी। अविनाश, वे कौन हैं? जब वह अविनाश और रिया की ओर बढ़ी तो कियारा ने सवाल किया। ओह कियारा, तुम यहाँ हो? अविनाश मुस्कुराया। फिर उसने रिया की ओर इशारा किया और बुदबुदाया। मुझे अपनी पत्नी रिया अरोरा से आपका परिचय कराने की अनुमति दें। अविनाश फिर रिया की ओर मुड़ा और दोहराया। रिया, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, वह कियारा स्काईफॉल है, मेरी महिला। रिया ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर कियारा की ओर घुमाया और बुदबुदाया। मैं रिया हूँ, मैं अविनाश की महिला हूँ और आपकी सीनियर हूँ। कियारा ने भौहें चढ़ा लीं। वह एक असुरक्षित आभा महसूस कर सकती थी जो रिया से बाहर निकल रही थी। नहीं, यह हत्या का इरादा नहीं था, यह श्रेष्ठता जैसा था। कियारा जानता था कि रिया अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह उसे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह अविनाश के लिए उससे बेहतर महिला थी। हालांकि कियारा इसे कैसे ले सकता है? वह हारेगी नहीं, खासकर जब यह अविनाश हो जिसके लिए वे लड़ रहे हों। फिर उसने रिया के शरीर को स्कैन किया और जल्द ही उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने अपनी छाती उठाई और बुदबुदाया। मेरे स्त न बड़े हैं। जब रिया ने कियारा पर नजर डाली तो उसका मुंह घूम गया, जो उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ उसे देख रहा था और मानो उसे और अधिक चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके स्तन भी हिल रहे थे। बोइंग बोइंग। रिया के चेहरे पर एक नस उभर आई। हालांकि जल्द ही उसने खुद को नियंत्रित किया और उत्तर दिया।
है। वे और कुछ नहीं बल्कि मांस के अनावश्यक ढेर हैं जो लड़ते समय आपके आंदोलन में बाधा डालेंगे। लड़ो। वह कहाँ से आया? कियारा ने भौहें चढ़ा लीं और असमंजस में अपना सिर झुका लिया। हाँ, लड़ो। क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ सुना है? मुझे लगता है आपने नहीं किया है। तुम जैसा कमजोर व्यक्ति दूसरों से लड़ना कैसे जानता है? हम आप केवल एक बाधा हैं जो जीवन भर सुरक्षित रहना चाहती है। अपनी उस दयनीय शक्ति से अविनाश की कैसे मदद कर सकते हैं? मांस के उन बेकार ढेरों का तो जिक्र ही मत करो जिन्हें तुम ढोते हो। रिया ने थूक दिया और कियारा चुप हो गया। कियारा और रिया के बीच यह पहली झड़प थी और यह रिया की पूरी जीत थी। हालांकि रिया निर्दयी थी। वह यहीं नहीं रुकी और आगे बोली, अंत में बड़ेस्त न हो या न हो, यह सब मायने रखता है कि आप मजबूत हैं। यदि आप हैं तो आप आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैं अविनाश की मदद कर रही हूं। इतना कहकर रिया ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया और दूसरी झोपड़ी की ओर चल दी। अविनाश कियारा को खुश करने के लिए कुछ कहना चाहता था, हालांकि वह अब एक अनुभवी व्यक्ति था। वह जानता है कि आपको महिलाओं के झगड़ों के बीच में कदम नहीं रखना चाहिए। यह एक मूर्खतापूर्ण कदम है। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस रिया के पीछे हो लिया। बेशक 2-3 और कियारा भी पीछे पीछे चले। उनमें से 5 फिर झोपड़ी में दाखिल हुए और कियारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि उसके 2 रक्षक फर्श पर बेहोश और घायल पड़े थे। फिर उसने अपना सिर रिया की ओर घुमाया और मन ही मन सोचा, क्या उसने ऐसा किया? क्या उसने अकेले 2 ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर्स को हरा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन अन्य 2 हत्यारों ने उसकी मदद की होगी। रिया, तुमने पहले कहा था कि इन दोनों को वश में करना बहुत आसान और छोटी प्रक्रिया होगी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अविनाश ने प्रश्न किया। रिया के सिर में पानी की एक बोतल दिखाई दी और छप छप उसने उनके चेहरों पर पानी के छींटे मारे। है। कब क्या? मैं कहाँ हूं? फिर दोनों रक्षक उठे और चारों ओर देखा। जल्द ही उनकी यादें लौटने लगीं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेडी कियारा का अपहरण कर लिया गया था। भाग जाओ। इन लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अघ, चुप रहो। इसके बाद रिया ने ब्रूस नाम के रक्षक को लात मारी और चिल्लाई। ब्रूस और विलियम को आखिरकार एहसास हुआ कि वे कहाँ थे, और जब उन्होंने उस राक्षस पर नजर डाली जिसने उन्हें हराया था, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वायु आप कौन हैं? आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? विलियम ने रिया की ओर देखते हुए डरते हुए सवाल किया। क्या तुम्हें सरल शब्द समझ में नहीं आते? मैंने कहा चुप रहो। चुप रहो। रिया ने आवाज उठाई और विलियम का शरीर कांप उठा और उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। वह इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? कियारा ने मन ही मन सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही आप कियारा को ले गए, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और भागने की कोशिश की। रिया अविनाश की ओर मुड़ी और उत्तर दिया, हाँ, बेचारे, वे जिसका सामना कर रहे थे वह आप ही थे। अविनाश मुस्कुराया। रिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अविनाश द्वारा प्रशंसा किया जाना अच्छा लगा। तो क्या वे महल को सूचित करने की कोशिश कर रहे थे? अविनाश ने प्रश्न किया। महल को सूचित करें? रिया तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराई। वे इतने वफादार नहीं हैं, अविनाश। वे भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके मन में उन्होंने पहले ही कियारा को छोड़ दिया था। रिया ने कियारा की ओर देखते हुए बुदबुदाया। हालांकि कियारा बहुत आश्चर्यचकित नहीं दिखे।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। हालांकि अविनाश अलग था। उसने भौहें चढ़ाई। हम क्या उन्हें कियारा की रक्षा नहीं करनी चाहिए? वे क्यों भागेंगे? कम से कम उन्हें राज्य को सूचित करना चाहिए। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। इस बार कियारा ने उत्तर दिया और फिर वह जारी रही। जैसे ही वे कहते हैं कि वे उपपत्नी की रक्षा करने में विफल रहे, संभावना यह है कि राजा उन्हें दंड के रूप में मार डालेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति इतना कृतघ्न कार्य करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। रिया ने कियारा की ओर देखा और अविनाश की ओर वापस मुड़ते हुए सिर हिलाया। हर कोई इतना वफादार नहीं होता कि राज्य के लिए अपनी जान दे सके, अविनाश। खासकर उनके जैसे लोग जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। वे पैसे की वजह से संरक्षक के रूप में काम करते हैं। वे इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। मैं समझता हूं। अविनाश ने समझ में सिर हिलाया। हालांकि अविनाश, रिया और कियारा जिन दो लोगों के बारे में बात कर रहे थे, उनकी आंखें सदमे से खुली रह गईं। लेडी कियारा, आप उनके साथ क्यों हैं? विलियम ने चौंककर सवाल किया। रुको, आप? क्या आप उस युवक से कम नहीं हैं जो कुछ दिन पहले लेडी कियारा से मिला था? ब्रूस, जिसे अविनाश का रवैया पसंद नहीं था, ने उसे पहचान लिया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ओह, तुम्हें याद है? अविनाश मुस्कुराया। आपने लेडी कियारा का अपहरण क्यों किया? ब्रूस ने सवाल किया। और लेडी कियारा, आप उनके साथ क्यों हैं? क्या वे आपको धमकी दे रहे हैं? फिर वह कियारा की ओर मुड़ा और सवाल किया। उन्हें तो क्या हुआ अगर हम हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अचानक रिया ने सवाल किया और दोनों रक्षक चुप हो गए। वे दोनों वास्तव में उससे डरते हैं, वह कियारा ने मन ही मन सोचा। रिया फिर विलियम की ओर चली और नीचे झुकते हुए उसकी छाती पर पैर रख दिया। यहाँ सुनो कीड़ा, यह आपके लिए प्रश्न पूछने का स्थान नहीं है। अपना स्थान जाने। आपकी लेडी कियारा यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना मुंह बंद करना है और हम जो कहते हैं उसे सुनना है। क्या तुम समझते हो? हाँ हाँ, विलियम ने सिर हिलाया और उसने सिर झुका लिया। हालांकि उसके हाथ और पैर बंधे नहीं थे और वह ठीक से चल सकता था, फिर भी उसने रिया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। इस महिला ने अकेले ही दोनों को हरा दिया, वो भी 5 सेकंड के अंदर। वह बस एक राक्षस थी। उसके खिलाफ जाना मौत को दावत देने से अलग नहीं था। रिया फिर अविनाश की ओर मुड़ी और सिर हिलाया। अविनाश ने जवाब में सिर हिलाया और फिर सवाल करते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। तो विलियम्स और ब्रूस, क्या तुम मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? ग्राहक, मुझे अब रॉयल पैलेस वापस जाना होगा। कियारा नाराजगी में कराह उठा। ही है? क्या हमारा पहली बार इतना अच्छा लगा कि अब आप वापस नहीं आना चाहेंगे? अविनाश चंचलता से मुस्कुराया और सवाल किया। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। अविनाश की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने सवाल किया। फिर आप रॉयल पैलेस में वापस क्यों नहीं लौटना चाहते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जगह उबाऊ है। ओह सचमुच? लेकिन मैंने सुना है कि रॉयल पैलेस इस समय पूरी दुनिया में सबसे दिलचस्प जगह है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। इस बार वह वास्तव में भ्रमित थी। हम क्या राजकुमार सिंहासन के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं? क्या इससे रॉयल पैलेस के आसपास चीजें दिलचस्प नहीं हो जाएंगी? अविनाश ने प्रश्न किया। फिर कियारा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी और उसने आह भरी। मैंने भी यही सोचा था। जब मुझे सिंहासन के लिए राजकुमारों की लड़ाई के बारे में पता चला तो मैं बहुत उत्साहित हो गया।
मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे वह मनोरंजन मिल सकता है जिसके लिए मैं तरस रहा था। हालांकि कियारा रुका। फिर भी क्या? अविनाश ने प्रश्न किया। हालांकि उत्साहित होने के बजाय चीजें अब बहुत अधिक तनावपूर्ण और उबाऊ हो गई हैं, कियारा ने निराशा में आह भरी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे राजगद्दी के लिए कैसे लड़ रहे हैं। सिंहासन के लिए लड़ाई कब बिना किसी नाटक के खत्म हुई है? ये कैसी मूर्खतापूर्ण राजनीति कर रहे थे हाकिम की कोई नाटक ही नहीं। क्या वे बेवकूफ हैं? उसके आनंद के लिए कुछ नाटक रचें, लानत है। आपका क्या मतलब है? हालांकि अविनाश को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। आम तौर पर आप हमेशा कीमत के इर्द गिर्द कुछ दिलचस्प चीजें देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक राजकुमार ने दूसरे को थप्पड़ मारा। एक राजकुमार को एक नौकरानी के साथ संबंध बनाते हुए पाया गया। एक राजकुमार सीढ़ियों से गिर गया और दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया, या ऐसा ही कुछ। वह आप हमेशा हर साल या 2 साल में एक बार ऐसी किसी चीज के बारे में सुन सकते हैं। हालांकि राजकुमारों के बीच राजनीतिक युद्ध शुरू होने के बाद प्रत्येक राजकुमार अपने कार्यों और छवियों के प्रति अधिक सतर्क और सचेत हो गया है, जिससे चीजें बहुत अधिक शांत और उबाऊ हो गई हैं। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कियारा ने गलत चेहरे के साथ शिकायत की। अविनाश ने समझ में सिर हिलाया। यह वास्तव में उबाऊ लगता है। सही है। मूर्ख राजकुमारों, कियारा ने शाप दिया। तो फिर चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए हम अफवाह फैलाए तो कैसा रहेगा? अचानक अविनाश ने सुझाव दिया। ही क्या अफवाह? कियारा ने अपने चेहरे पर उत्साहित भाव दिखाते हुए पूछा। स्काईफॉल किंगडम की 7वीं उपपत्नी कियारा स्काईफॉल का एक अज्ञात युवक के साथ संबंध है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे चिंगारी पैदा होगी, है ना? अविनाश ने चंचल मुस्कान के साथ प्रश्न किया। कियारा की मुस्कान फिर ठंडी हो गई। 1 मिनट बाद वह अपनी याददाश्त से बाहर आई और सवाल किया। मैं अपनी जान की कीमत पर चीजों को दिलचस्प नहीं बनाना चाहता, नक्स। हाँ, अविनाश जोर से हंसा। फिर शाही महल में वापस जाओ। देर करोगे तो किसी को शक हो जाएगा। रॉयल पैलेस में बहुत सारी निगाहें होती हैं। ओह, तुम्हें यह कैसे पता? कियारा ने सवाल किया। वहां एक विकृत नौकरानी है जिसने मुझे यह बताया। अविनाश मुस्कुराया। कियारा भी मुस्कुराया। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह विकृत नौकरानी कौन है। अविनाश फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठे 2 व्यक्तियों की ओर मुड़ा और आदेश दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि आप सब कहाँ थे, तो उन्हें बताएं कि आप कहीं विशेष नहीं गए थे और बस एक गाड़ी में शहर में घूमते रहे। क्या आप समझे? हाँ, मास्टर अविनाश। दोनों व्यक्तियों ने सिर हिलाया और प्रणाम किया। कुछ मिनट पहले जिस दर्द से वे गुजरे थे, उसके बाद वे अपने सामने इस आदमी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वह महिला जिसने उन्हें 5 सेकंड से कम समय में अकेले हरा दिया, वह डरावनी थी। हालांकि वह इस राक्षस और उसके अजीब जादू के करीब भी नहीं थी। वह जादू उनके विचारों पर भी नजर रखता था। बस इस आदमी को धोखा देने का विचार एक असहनीय दर्द को सक्रिय कर देगा जो किसी भी यातना से भी बदतर था। बहुत डरावना। याद रखें, अपने जीवन से कियारा की रक्षा करें। आधे अधूरे मन से काम मत करो, क्योंकि मुझ पर विश्वास करो, अगर उसे कुछ हुआ तो मौत केवल एक विलासिता होगी, अविनाश ने धमकी दी। ब्रूस और विलियम का शरीर डर से कांप उठा और उन्होंने सिर हिलाया। यह दृश्य देखने वाला कियारा भी चुप हो गया। उसने वह अजीब जादू और पीड़ादायक दर्द भी देखा है। सच कहूं तो यह डरावना था। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि अविनाश ने ऐसा क्यों किया,
तो वह मन ही मन मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर वह अविनाश की ओर चल पड़ी और अपने होंठ सील लिए। अविनाश अचंभित रह गया, हालांकि जल्द ही वह अपनी चेतना से बाहर आया और उसे वापस चूमा। उसने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कोमल शरीर को अपने पास खींच लिया। 1 मिनट के चुंबन के बाद उनके होंठ अलग हो गए और कियारा मुस्कुराया। मैं अब जा रहा हूं, ठीक है? मुझे ज्यादा याद मत करो। बस चले जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। हमारे पास करने के लिए अन्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम हैं। इस बार रिया ने ही उत्तर दिया था। वह काफी देर तक एक तरफ खड़ी होकर महिला के जाने का इंतजार कर रही है। हालांकि 5 मिनट हो गए हैं और महिला अभी भी वहीं है। रिया का धैर्य पहले ही खत्म हो रहा था। टस्क टस्क, मैं जा रहा हूं, ठीक है? थोड़ा धैर्य रखो महिला। जब कियारा ने रिया की ओर देखा तो वह खर्राटे लेने लगी। फिर वह अपनी गाड़ी की ओर चली और अविनाश को आंख मारने के बाद वह अंदर चली गई और उसकी गाड़ी चली गई। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। कियारा से मुलाकात के बाद रिया ने टिप्पणी की। ओह, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारे स्तन छोटे हैं? अविनाश ने सवाल किया और उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। बिल्कुल नहीं। साथ ही वह गलत थी। मेरे स्तन छोटे नहीं हैं, उसके हैं जो अनावश्यक रूप से बड़े हैं, रिया ने सीधा उत्तर दिया। तुम सच में साहसी हो, है ना? अचानक अविनाश ने सवाल किया। उसे लग रहा था कि अगर उसने विषय नहीं बदला तो कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ, आपका मतलब क्या है? अविनाश ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने और जो मजा मैं कर रहा था उसे बर्बाद करने का साहस किया। तुम सच में साहसी हो, है ना? अविनाश ने रिया की ओर देखते हुए दोहराया और उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुम्हारा मजा कैसे बर्बाद कर दिया? रिया ने अज्ञानतापूर्वक कार्य किया। परेशान मत हो रिया अरोरा, अविनाश बुदबुदाया। तभी उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। बिना किसी सजा के तुम बच नहीं पाओगे। अविनाश अपने चेहरे पर दुष्ट मुस्कान के साथ बुदबुदाया। सस्ता रिया हकलाने लगी। हाँ, अविनाश मुस्कुराया। फिर वह रिया की ओर चला गया और उसे अपने पास खींच लिया। उसका चेहरा रिया के इतना करीब था कि महिला उसकी सांस को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी। और तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम बाकी दिन मुझे नकार नहीं पाओगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? अविनाश धीरे से फुसफुसाया और किसी कारण से रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि वह पहले जैसी मासूम रिया नहीं थी, अब वह अविनाश के आकर्षण का विरोध कर सकती थी। क्या होगा अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूं? उसने बहादुरी से जवाब दिया। हम ठीक है, यदि आप नहीं करते हैं तो आप नहीं करें। मैं वास्तव में आपको मजबूर नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अचानक अविनाश ने कंधे उचकाए और रिया को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या यह इतना आसान था? क्या क्या वह जीत गई? लेकिन उसे खुशी क्यों नहीं होती? नहीं, स्क्रू खुश है। वह अब निराश थी। क्या हो रहा है? रिया को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हालांकि अचानक अविनाश ने उसे फिर से पकड़ लिया और फिर अपना चेहरा उसके बहुत करीब लाकर फुसफुसाया। हालांकि मैं कहूंगा, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम इतनी अद्भुत और आनंददायक चीज से चूक जाओगे कि तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। रिया का दिल एक बार फिर धड़कने लगा और उसकी छोटी बहन कांप उठी। भाड़ में जाए जीतना या हारना, आनंद अधिक महत्वपूर्ण है। और जब आनंद की बात आती है तो अविनाश कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपकी बात सुनूंगा, रिया ने मच्छर जैसी आवाज और लाल चेहरे के साथ बुदबुदाया।
वह झेंप गई। जब अविनाश ने रिया के होठों पर हल्की चुंबन ली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छी लड़की। रिया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। मिमी 2 और 3 जो सब कुछ देख रहे थे, आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। क्या आप निश्चित हैं कि वह ठंडी थी और उसने मिस वन एकत्रित की थी? वह प्रेम में डूबी एक किशोरी की तरह क्यों दिखती है? वह उससे पूरी तरह मंत्रमुग्ध है। 2 सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जहां तक 3 की बात है, खैर वह दांत पीसते हुए सब कुछ देख रही थी। मिस वन, आप कितनी भाग्यशाली हैं। वह बुदबुदाया। आपकी ईर्ष्या बाहर निकल रही है। जब उसने 3 की ओर देखा तो 2 बड़बड़ाए बिना नहीं रह सके। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे महिला ने उसकी बात ही नहीं सुनी। वह सब कुछ देखती रही और उसकी आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। अचानक अविनाश 2 और 3 की ओर मुड़ा और आदेश दिया। जैसा आप कहें मास्टर। अविनाश 2 ने सिर हिलाया। हालांकि 3 खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और सवाल किया, आप दोनों के बारे में क्या मास्टर अविनाश? अविनाश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई जब उसने 3 की ओर वापस मुड़ने से पहले एक पल के लिए रिया की ओर देखा। रिया को सजा देने की जरूरत है। रिया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह इस समय अविश्वसनीय रूप से प्यारी लग रही थी। ओह, मैं समझ गई। फिर 3 ने सिर हिलाया। वह मुड़ी और चली गई। 2 ने उसका पीछा किया और चले भी गए। अविनाश फिर रिया की ओर मुड़ा और आदेश दिया, आप मेरे साथ आओ। रिया ने सिर हिलाया। अभी उसे सजा दी जा रही थी। उसे वही करना होगा जो नू उसके मालिक ने कहा था। फिर वे दोनों उस कमरे में चले गए जहां कियारा और अविनाश आनंदमय समय बिताते हैं। चूंकि खिड़की खुली थी, कमरा अब फिर से ताजा हो गया था। फिर अविनाश कमरे के अंदर चला गया। रिया उसके पीछे पीछे अंदर आई, फिर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अविनाश ने ऑर्डर दिया, रिया अरोरा, अपने चारों पैरों पर खड़े हो जाओ। एक बहुत परिचित आदेश। हालांकि इस बार रिया का शरीर नियंत्रित नहीं हो रहा था। उन यादों को याद करते ही रिया का पूरा शरीर कांप उठा। उसका दिल और दिमाग अब भ्रमित हो गया था। क्या वो अच्छी यादें थीं या वो बुरी थीं? वह नहीं जानती थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती की गई, जो निश्चित रूप से बुरा है। हालांकि वह उस दिन अविनाश से मिली थी, इसलिए इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं कहा जा सकता। यह काफी भाग्यशाली था। उफ! यह भ्रमित करने वाला था। रिया अरोरा, अपने चारों पैरों पर खड़े हो जाओ। अविनाश ने फिर ऑर्डर दिया। रिया का शरीर कांपने लगा और फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ी। अच्छा, अब यहां आओ। बेशक अपने चारों तरफ अविनाश मुस्कुराया और फिर से ऑर्डर दिया। रिया ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और अविनाश की ओर रेंग गई। अब अपने मुंह से मेरी पैंट नीचे करो। रिया ने अपना चेहरा अविनाश के क्रॉच में छिपा दिया और अपने मुंह से उसकी पैंट को नीचे करने की कोशिश की। कुछ और कोशिशों के बाद वह सफल हो गई और 6 इंच की आधी खड़ी रॉड बाहर आ गई। कितनी गंदी चीज है, रिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। ओह! अविनाश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रिया भी अपना किरदार निभा रही थीं। क्या ऐसा है? तो फिर इस गंदी चीज को चाटना शुरू करो। अविनाश ने सख्त लहजे में आदेश दिया और रिया ने अपना मुंह खोला। पिछले सप्ताह अविनाश ने उससे कभी भी बूब जॉब या ब्लो जॉब के लिए नहीं कहा। इसके कुछ कारण थे, लेकिन मुख्य कारण यह था कि अविनाश थोड़ा डरा हुआ था। उसे डर था कि इसका असर रिया पर पड़ेगा।
लेकिन एक सप्ताह के बाद वह अब आश्वस्त था। रिया एक मजबूत लड़की थी और अब समय आ गया है कि उनके रिश्ते को एक कदम और करीब ले जाया जाए, बिना किसी असुरक्षा के। रिया की जीभ बाहर निकली और अविनाश ने अपना लंड उसकी जीभ पर रख दिया। फिर रिया ने उसके डिक को चाटना शुरू कर दिया, सिर से लेकर शाफ्ट तक और यहाँ तक कि गेंदों तक। उसने बिना किसी आदेश के सब कुछ चाट लिया। उसने इसे अपने दम पर किया। अविनाश ने उसके सिर को थपथपाया मानो उसे पुरस्कृत कर रहा हो और फिर उसने आदेश दिया, अब इसे अपने मुंह के अंदर डालो। रिया ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना मुंह खोला और अविनाश का लंड निगल लिया। ओह! अविनाश खुशी से कराह उठा। रिया का मुंह गर्म था और यह बहुत अच्छा लग रहा था, और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मानो उसे याद आ गया कि अविनाश ने पहली बार क्या ऑर्डर किया था। उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसने चूसना शुरू कर दिया। उसके गाल अंदर की ओर धंस गए जबकि उसकी जीभ उसके मुंह के अंदर चली गई और पहले की तरह पूरी चीज चाट गई। ओह! यह बहुत अच्छा है। अविनाश खुशी से कराह उठा। उसके पैर कांपने लगे। यह कितना अच्छा लग रहा था। जब रिया को एहसास हुआ कि उसकी विधि काम कर रही है तो वह मन ही मन मुस्कुराई। फिर उसने आखिरी कदम उठाया और अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। आग! अविनाश जोर से कराहने लगा और उसने सहारे के लिए रिया का सिर पकड़ लिया जबकि लड़की अपना सिर ऊपर नीचे हिला रही थी और कमरे के अंदर गंदी गंदी आवाजें गूंज रही थीं। स्लर्प स्लर्प स्लर्प। घा! मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। घा! मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अविनाश खुशी से कराह उठा और उसने रिया का सिर पकड़ लिया और अपने कूल्हों पर जोर लगाना शुरू कर दिया। रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह बहुत गहरा था। अविनाश का लंड उसके गले में घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उग्ध! बहुत तंग अविनाश खुशी से कराह उठा। अंत में वह उसे और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका और मैं कम्मिन गहूं। उसने अपना लंड रिया के मुंह में घुसा दिया और सीधा उसके गले में घुस गया। फिर उसने अपना लंड बाहर निकाला और जोर से सांस ली। खांसी खांसी खांसी। रिया को खांसी हुई क्योंकि उसकी आंखों के कोनों में आंसू आने लगे। अंततः अविनाश अपनी चेतना से बाहर आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर प्रश्न किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने फिर से नियंत्रण खो दिया है। वह मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। मैं क्या यही है? अचानक रिया ने अश्रव्य रूप से प्रश्न किया। क्या कहा आपने? फिर रिया ने उत्तेजक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया। क्या सजा खत्म हो गई? फिर हंसते हुए अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। है, अगर आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है तो आप सपना देख रहे हैं। फिर उसने अपने डिक पर नजर डाली। रिया ने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि नक्स का छोटा भाई अभी भी शांत नहीं हुआ था। अविनाश फिर बिस्तर की ओर चलते हुए उठ खड़ा हुआ और लेट गया। आज तुम ही काम करोगे रिया, वे मुस्करा उठे। जैसे ही रिया ने सिर हिलाया उसके चेहरे पर हल्की सी लाली दिखाई दी। फिर उसके हाथ हिले और उसने अपने त्वचा से बंधे हत्यारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया जिससे उसका सुंदर शरीर धीरे धीरे सामने आने लगा। अविनाश जानता था कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी। हालांकि जब उसने उसे इस तरह अपने कपड़े उतारते हुए देखा तो वह और भी उत्तेजित होने से खुद को नहीं रोक सका। एक ठंडी महिला हत्यारी चेहरे पर लाली लिए हुए अपने कपड़े उतार रही थी। यदि यह दृश्य किसी भी पुरुष को उत्तेजित नहीं करता, मुझे नहीं पता क्या होगा। जल्द ही रिया अविनाश के सामने खड़ी थी।
पूरी तरह से नग्न और उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश था। गल्प। अविनाश गटक गया। इसके बाद रिया उसकी ओर बढ़ी और फिर उसने उसके कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। जब रिया ने अपने हाथ से अविनाश के मजबूत पेट को महसूस किया तो उसकी लाली और भी गहरी हो गई। फिर उसके हाथ उसकी छड़ी पर चले गए जो लंबा खड़ा था, ऊपर नीचे हिल रहा था, मानो ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा हो। ओह! जब रिया ने अपने छोटे भाई को पकड़ा तो अविनाश को अपने शरीर में खुशी का एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। फिर रिया ने अपना हाथ ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया और अविनाश के हाव भाव को देखना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये दिलचस्प था। उसने देखा कि जब अविनाश समय समय पर अपनी गति बदलती है तो उसके चेहरे पर अधिक दिलचस्प अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यह पहली बार था जब वह नियंत्रण में थी और उसे यह एहसास पसंद आया। तथापि यह तुम्हारी सजा है, तुम्हें इधर-उधर खेलने की इजाजत नहीं है। फिर उसने अविनाश की आवाज सुनी। मैं क्या करूं? रिया ने सवाल किया। इसे अपनी चूत में डालो, अविनाश ने ऑर्डर दिया। इसके बाद रिया काउगर्ल की स्थिति में बैठ गई और किसी कारण से अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। निःसंदेह रिया इससे अनभिज्ञ थी। उसका ध्यान अविनाश के छोटे भाई को उसके उद्घाटन के सामने सटीक रूप से रखने पर था। एक बार जब उसे यकीन हो गया तो उसने अपना शरीर नीचे कर लिया और ओह! अविनाश खुशी से कराह उठा। रिया के अंदरूनी हिस्से हमेशा की तरह तंग थे। उसे कभी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। चलना शुरू करो। तंगी का मजा लेने के बाद उसने ऑर्डर दिया। रिया ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना शरीर उठाया और फिर नीचे कर दिया। उघघ! जैसे ही उसने अविनाश की कराह सुनी, रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जल्द ही उसने अपनी गति बढ़ा दी। चट चट चट। कमरे के अंदर मांस के मिलन की आवाजें गूंज रही थीं। उहा! यह अच्छा है, अविनाश खुशी से कराह उठा। रिया और भी अधिक मुस्कुराई और अपनी गति फिर से बढ़ा दी। घा! उसकी उत्कृष्ट जकड़न के साथ अविनाश बढ़त पर था, हालांकि वह इतनी आसानी से सह नहीं पाएगा। रिया को यह पता था, इसलिए उसने अपनी गति फिर से बढ़ा दी। वह चाहती थी कि वह जल्द से जल्द सह ले। अविनाश उसके मन की बात समझ गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनह! अचानक जैसे ही रिया ने अपने कूल्हों को नीचे किया, अविनाश ने अपने कूल्हों को ऊपर की ओर धकेला। रिया का गर्भाशय और अविनाश के छोटे भाई का सिर टकरा गया और खुशी का एक बड़ा झटका रिया के शरीर पर लगा। अनहा! हालांकि अविनाश का अभी तक काम नहीं हुआ था, उसने फिर से अपना लंड अंदर धकेला और बार बार ऐसा करना जारी रखा। हाँ, है, हाँ। जैसे ही खुशी की लहरों ने रिया के शरीर पर हमला किया, उसका शरीर कमजोर हो गया और फिर चलती रही रिया। अविनाश ने चेहरे पर बुरी मुस्कान के साथ ऑर्डर दिया। अगर कोई तुलना करे तो उसकी मुस्कान सचमुच नर्क के राजा से मेल खाएगी। वह शैतान के अवतार जैसा लग रहा था। बेशक चूंकि यह उसकी सजा थी, रिया ने उसके आदेश से इनकार नहीं किया और भले ही वह थकी हुई थी, वह चली गई। हालांकि अब उसकी गति पहले की तुलना में बहुत धीमी थी। फिर अविनाश ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखे और रिया के थके हुए शरीर को देखा और मुस्कुराया। किसी कारण से इस धीमी गति ने उसे और भी अधिक उत्साहित कर दिया। अब उसने गति को फिर से नियंत्रित किया। चूंकि रिया की गति बहुत कम हो गई थी, अब वह अनुमान लगा सकता था कि वह कब चलेगी, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं होगा। रिया चलती रही और एक बार जब अविनाश ने देखा कि उसे इसकी आदत हो रही है, तो रिया ने फिर से अपने कूल्हे हिलाए। आन्हा!
वास्तव में एक शैतान का अवतार। अन्हा है, अन्हा है, आन्हा है। चट चट चट। कमरे के अंदर मांस के मिलने की आवाजें फिर से गूंज उठीं, लेकिन इस बार अविनाश हिल रहा था, जबकि रिया ने उसके धक्के को स्वीकार कर लिया और कराहना जारी रखा। फिर जब वह काफी थक गई तो अविनाश मुस्कुराई और फिर से चलना बंद कर दिया। रिया, आप पहले से ही थकी नहीं हैं क्या? आप? अविनाश ने मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। रिया ने उसके चेहरे पर एक थकी हुई नजर डाली, फिर उसने अपना सिर हिलाया और हिलना शुरू कर दिया। अन्य है। हालांकि इस बार भले ही वह हिल रही थी, फिर भी वह अपनी कराहों को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसका शरीर बहुत संवेदनशील था, लेकिन अंत में वह बहुत थक गई थी। अविनाश को यह समझ आ गया और जल्द ही वह पलट गया और रिया के शरीर के ऊपर आ गया। रिया आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि अविनाश ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। उसने बस उसके शरीर को पकड़ लिया, उसे घुमाया, उसके बट को उठाया और आनन्हा। रिया आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि अविनाश ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। उसने बस उसके शरीर को पकड़ा, उसे घुमाया, उसके बट को उठाया और अपना लंड अंदर घुसा दिया। खुशी की एक बड़ी लहर ने उसके शरीर पर हमला कर दिया। इस बार रिया खुद को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सकी। उसके अंदरूनी हिस्से असहनीय हद तक सख्त हो गए और फिर अचानक वे ढीले हो गए। धार आनन्हा और रिया आ गई। अविनाश आश्चर्यचकित था कि सब कुछ इतना अचानक हो गया। उसने नहीं सोचा था कि रिया का शरीर अभी इतना संवेदनशील था। हालांकि जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने बहुत ही सौम्य स्वर में सवाल किया, यह खत्म नहीं हुआ है ना? रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसने बस अपना सिर हिलाया और सांस लेना जारी रखा। अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई। फिर उसने रिया का हाथ पकड़ लिया और अपने कूल्हों को फिर से हिलाना शुरू कर दिया। अन्हा, वह उसे आराम करने देने की योजना नहीं बना रहा था। आखिरकार यह उसकी सजा थी। अन्हा, अन्हा, अन्हा। जब अविनाश ने पीछे से रिया को चोदा तो वह जोर से कराह उठी। यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं था जब उसने उसके साथ ऐसा किया। हालांकि यह निश्चित रूप से सबसे जंगली था और उसे यह पसंद आया। अन्हा, अन्हा, अन्हा। अब वह जानती थी कि उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अविनाश वह होगा जो अब से सब कुछ करेगा। वह अब नियंत्रण लेगा। बेशक उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि वह खुश थी। अब वह जी भर कर विलाप कर सकती थी और इस स्वर्गीय अनुभूति का आनंद ले सकती थी। उघ! अविनाश जो किनारे पर था अब खुशी से कराह उठा। फिर उसने रिया की ओर देखा और जान गई कि उसे फिर से संभोग सुख दिलाने के लिए उसे कुछ करना होगा। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना शरीर झुकाकर अपनी ठुड्डी रिया के कंधे पर रख दी। पहले उसने सोचा था कि रिया किसी के कानों में गर्म हवा डालने के प्रति संवेदनशील है। हालांकि कुछ परीक्षण और अनगिनत कठिन और सटीक प्रयोगों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। रिया का वास्तविक कमजोर बिंदु था अन्हा, उसके कान। जैसे ही अविनाश ने उसके कान को काटा, रिया की आंखें खुल गईं, उसकी दीवारें कड़ी हो गईं और चूंकि बहुत अधिक वीर्यपात करने के बाद वह पहले से ही बहुत संवेदनशील थी, साथ ही अविनाश अभी भी उसे पीछे से पीट रहा था। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और धार वह फिर आई। है। हालांकि इस बार वह अकेली नहीं थी, क्योंकि उसकी दीवारें कड़ी हो गई थीं। अविनाश भी खुद को रोक नहीं सका और उसने उसके शरीर के अंदर ताजा दूध का एक बड़ा भार फेंक दिया।
अभी रिया मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। एक ही पंक्ति में इतनी बार वीर्यपात करने के बाद वह बहुत थक गई थी। हालांकि अविनाश का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही उसने उसके शरीर को पीछे से पकड़ा, उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी और फिर अपना लंड उसके शरीर से बाहर निकाले बिना उसने उसे उठाया और फिर एक दीवार की ओर चला गया। जब आप हमारी ओर देखते थे तो क्या ख्याल है कि हम उस पोज की नकल करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अविनाश हंसा और चिढ़ाया। हालांकि रिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बमुश्किल ही उसकी बात सुनी। उसने केवल यही कहा, एक और दौर कैसा रहेगा? और इतना ही उसके सिर हिलाने के लिए काफी था। वह ऐसे आकर्षक ऑफर से इनकार नहीं करेंगी। उसकी सबसे आदिम वृत्ति सक्रिय हो गई। उसका शरीर अपने आप चलने लगा और उसने वही किया जो अविनाश ने उससे करने को कहा था। उसने अपने हाथ दीवार पर रखे, अपनी पीठ झुकाई और अपने नितंब ऊपर उठाए, एक और दौर की पिटाई स्वीकार करने के लिए तैयार थी। चट! अविनाश मुस्कुराया, फिर उसने रिया की रसीली गांड को थपथपाया और फिर उसने धक्के लगाना शुरू कर दिया। अन्नन। उसके बाद लगातार 5 घंटे तक सेक्स का सेशन चला। जिस कमरे में वे थे वह शरीर के तरल पदार्थ और पसीने की दुर्गंध से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बिना इत्र के वेश्यावृत्ति के घर में थे। घा! मैं झड़ रहा हूं। अंत में अविनाश खुशी से कराह उठा और फिर से रिया के अंदर आ गया। धार! रिया के शरीर में हलचल हुई और वह भी आ गई। हालांकि वह विलाप नहीं करती थी। वह बहुत थक गई थी, बहुत ज्यादा थका हुआ। सत्र के अंत तक उसने बिना बिल्कुल भी हिलेडुले पिटाई स्वीकार कर ली। अगर वह सांस नहीं ले रही होती तो कोई यह सोच सकता था कि वह मर चुकी है। वह कितनी थकी हुई थी। उसका दिमाग पहले से ही खाली था और उसे इससे उबरने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अविनाश ने आखिरकार अपना शरीर छोड़ दिया। वह बिस्तर पर गिर गई और अविनाश ठीक उसके बगल में गिर गई। फिर अनगिनत संदेशों वाली स्क्रीन के साथ एक अजीब लेकिन बेहद परिचित ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मास्टर स्टेज माना कल्टीवेटर से ग्रैंड मास्टर स्टेज माना कल्टीवेटर बनने के लिए होस्ट को बधाई। INT +10, ब्लैक पॉइंट +20। मास्टर स्टेज बॉडी कल्टीवेटर से ग्रैंड मास्टर स्टेज बॉडी कल्टीवेटर बनने के लिए होस्ट को बधाई। STR +5, AGL +5, VIT +5, STM +5, डेफिनेट +5, ब्लैक पॉइंट +10। देश अनलॉक हुआ। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर, बॉडी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर। प्रतिभा मध्यम। LVL 3540, HP 890/890, MP 840/840, STR 91-106, AGL 101-116, VIT 89-104, STM 128-143, INT 84-99, डेफिनेट 88-103, ब्लैक पॉइंट 115-160। अविनाश के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान दिखाई दी। उसने आखिरकार लेवल अप कर लिया है। अब वह ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। अब रिया 2 और 3 के खिलाफ मुकाबला करना अब मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे ब्रूस और विलियम को भी जोड़ना चाहिए। अविनाश ने मन ही मन सोचा और सिर हिलाया। फिर उसकी नजर उस नई क्षमता पर पड़ी जिसे उसने अनलॉक किया था, देश। फिर उसकी आंखों के सामने उक्त क्षमता का विवरण वाली एक स्क्रीन दिखाई दी। देश, सक्रिय कौशल, प्रभाव,
5 सेकंड के लिए होस्ट के एजीएल को दोगुना करता है। अजेयता, जब तक क्षमता सक्रिय है होस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। दिन में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। चेतावनी, इस क्षमता का उपयोग करते समय यदि होस्ट देश के अलावा कोई अन्य क्रिया करता है तो अजेयता अपना प्रभाव खो देगी। अविनाश ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने अपने सामने क्षमता विवरण पर नजर डाली। वाह, क्या यह भागने की एकदम सही क्षमता नहीं है? यह उसका पहला विचार था। फिर उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत कुछ सोच पाता, उसने रिया की कमजोर आवाज सुनी। अविनाश, शायद तुम्हें अच्छा लगा जब मैंने कियारा के साथ तुम्हारा मजा खराब किया। हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अविनाश रिया की ओर मुड़ा और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे तो बस ऐसा ही लगा क्योंकि फिर रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वह बुदबुदाने लगी। तुमने मेरे साथ जो किया वह सजा से ज्यादा इनाम जैसा लगा। रिया ने अपने चेहरे पर एक छोटी विकृत मुस्कान के साथ बुदबुदाते हुए कहा, तुमने मेरे साथ जो किया वह सजा से ज्यादा इनाम जैसा लगा। सच में? अचानक अविनाश ने पलटकर रिया की ओर देखा, फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और उसे सामने से गले लगा लिया। उसके स्तन अविनाश की छाती को छू गए जबकि अविनाश का डिक रिया की जांघों को छू गया। स्थिति फिर से गर्म हो रही थी और रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि अचानक रिया ने कुछ देखा। उसके पास इतनी ऊर्जा कैसे बची है? क्या वह 1 मिनट पहले थका नहीं था? उसने भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जल्द ही जब उसने अविनाश की कल्टीवेशन देखी तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आप टूट गए। है, उत्तर देते समय अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह सब तुम्हारे लिए धन्यवाद है मेरे प्यारे हत्यारे। कितनी हास्यास्पद क्षमता है। रिया आश्चर्य से बुदबुदाया। अविनाश ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह कैसे कल्टीवेशन करता है और हालांकि उसने उस समय सिर हिलाया था, लेकिन वास्तव में उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। आप उसे भी दोष नहीं दे सकते। सीधे चुदाई करते समय अविनाश की कल्टीवेशन करने की क्षमता इस दुनिया के सामान्य ज्ञान को खारिज कर देती है। जब तक आप स्वयं इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक इस पर विश्वास करना असंभव होगा। आपकी क्षमता सीधे तौर पर मेरे अब तक किए गए सभी कठिन परिश्रम को नजरअंदाज कर देती है। रिया ने बुदबुदाया। वह नहीं जानती थी कि उसे दुखी होना चाहिए या खुश। उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उसके पति में ऐसी अद्भुत क्षमता है जिससे बाद में उसे भी फायदा होगा। हालांकि जब उसे पता चलता है कि इतने सालों में उसने जो भी कड़ी मेहनत की है वह बेकार हो गई है तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बुरा महसूस करने लगी। अविनाश जैसे किसी व्यक्ति के सामने इतनी मेहनत करने का क्या मतलब था? वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। अविनाश भी उसके मन की बात समझ गया। उनकी क्षमता वास्तव में हास्यास्पद थी, तथापि वहां एक पकड़ थी। तुमने बिना कुछ लिए इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत नहीं की रिया। अचानक अविनाश बुदबुदाया। आपका क्या मतलब है? क्या यह बहुत बेकार नहीं होगा जब अवनी, नव्या, लूना, प्रिया और कियारा भी ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर बन जाएंगे? आप ठीक हैं, हालांकि यह वास्तव में अच्छा नहीं लगता जब उन्हें मेरी कड़ी मेहनत का फल मिलता है। आप जानते हैं, रिया ने अंततः व्यक्त किया कि उसे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है। क्या मैं ऐसा कहने के लिए स्वार्थी हूँ? और जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने सवाल किया। आखिरी चीज जो वह चाहती है वह यह है कि अविनाश सोचती है कि वह स्वार्थी है और उससे नफरत करती है। हालांकि चाहे कुछ भी हो,
उसे अब भी लगता था कि यह अनुचित था जब उसकी सारी मेहनत का फल दूसरों को मिलता था। वह विचार प्रक्रिया पूरी तरह से सामान्य है। रिया को तब अविनाश का आलिंगन अपने चारों ओर कसता हुआ महसूस हुआ और उसकी भावनाएं शांत होने लगीं। किसी कारण से जब उसने अविनाश को यह कहते हुए सुना कि इस तरह के विचार आना पूरी तरह से सामान्य है, तो उसके दिल को शांति मिली। साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। फिर अविनाश ने जारी रखा, हालांकि उसका स्वर बहुत अधिक कोमल और प्रेमपूर्ण था। यह सच है कि देरसबे रवनी और अन्य लोगों का साधना स्तर आपके जैसा ही होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपके जितने मजबूत होंगे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह सब मेरा अपना सिद्धांत है, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह सही है। मैंने कल्टीवेटर को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। दृढ़ कल्टीवेटर, एक कल्टीवेटर जो कठिन कल्टीवेशन से मजबूत हुआ, और प्लेजर कल्टीवेटर, एक कल्टीवेटर जो अच्छा चोदकर मजबूत हुआ। आप एक दृढ़ कल्टीवेटर हैं, अवनी एक आनंद कल्टीवेटर हैं। और मेरे सिद्धांत के अनुसार वे समान नहीं हैं। एक टेनियस कल्टीवेटर एक प्लेजर कल्टीवेटर से अधिक मजबूत होता है यदि वे समान स्तर पर हों। अविनाश जो कह रहा था वह रिया का मूड हल्का करने के लिए कही गई कोई बकवास नहीं थी। यह उनका वास्तविक सिद्धांत था और उन्होंने कुछ अवलोकनों के बाद इस सिद्धांत को सामने रखा था। अभी अवनी और प्रिया एक ही स्तर पर हैं, हालांकि जब भी वे दोनों भिड़ते हैं तो प्रिया ही जीतती है। सबसे पहले अविनाश ने सोचा कि यह कौशल और अनुभव के कारण था, हालांकि बाद में उसने उन दोनों को बिना किसी कौशल का उपयोग किए तेजी से दौड़ने के लिए कहा और फिर उसने उन्हें हाथ कुश्ती करने के लिए कहा। दोनों ही मामलों में प्रिया की जीत हुई। उसकी गति और शक्ति अवनी से अधिक थी, भले ही वे दोनों समान स्तर पर हों। यह सिर्फ अवनी और प्रिया के लिए नहीं है। यहाँ तक कि नव्या और लूना, जो अब मास्टर स्टेज कल्टीवेटर हैं, अवनी से अधिक मजबूत हैं, लेकिन प्रिया से कमजोर हैं। इस सब के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि सिस्टम जो स्थिति दिखाता है उसके अनुसार नव्या, लूना, अवनी और प्रिया सभी में समान ताकत होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। इससे अविनाश सोचने लगे और अंत में उनके मन में एक थ्योरी आई। लेजर कल्टीवेटर्स दृढ़ कल्टीवेटर की तुलना में कमजोर हैं। हो सकता है कि सिस्टम इसे न दिखाए, लेकिन यह सच था। अविनाश एक ही साधना स्तर वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत होने का एकमात्र कारण यह है कि उसका सिस्टम उसे एक ही समय में शरीर और माना दोनों को विकसित करने की अनुमति देता है। उनके आंकड़े उन कल्टीवेटर की तुलना में अत्यधिक मजबूत हैं जिनके पास उनके जैसी ही कल्टीवेशन है। इसका मतलब यह भी है कि अविनाश कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकता जिसके आंकड़े उसके जैसे हों। वह घटना जहां उन्हें ब्लड हिल वाइल्डरनेस में एक 4 सितारा जानवर का सामना करना पड़ा, इसका एक अच्छा उदाहरण था। एक 4 सितारा जानवर उसकी तुलना में कमजोर था, हालांकि उसे हराने के लिए उसे अभी भी भारी मात्रा में प्रयास करने की आवश्यकता थी। बेशक अनुभव भी इसमें एक कारक था, हालांकि अविनाश का वास्तव में मानना था कि अनुभव ही एकमात्र कारक नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि अविनाश उतना मजबूत नहीं है जितना सिस्टम उसे बताता है, या कम से कम अविनाश का तो यही मानना है। वह 100% निश्चित होने के लिए अपने सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता है, हालांकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती दे सके जिसके पास उसके जैसे ही आंकड़े हैं, ताकि वह एक सिद्धांत का परीक्षण कर सके। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि यदि मैं प्लेजर कल्टीवेशन द्वारा एक्सपर्ट स्टेज पर आगे बढ़ता हूं तो मैं एक सामान्य एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर से कमजोर हो जाऊंगा?
अचानक रिया ने सवाल किया। मैं 100% निश्चित नहीं हूं, हालांकि इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह सच है। अविनाश ने सिर हिलाया। उत्तर देते समय रिया की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। फिर मैं अपने प्रयासों से विशेषज्ञ चरण तक आगे बढ़ूंगा। फिर मैं अपने प्रयासों से विशेषज्ञ चरण तक आगे बढ़ूंगा। रिया ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव दिखाते हुए बुदबुदाया। वह एक हत्यारी थी और हालांकि उसे कोई विकल्प नहीं दिया गया था और उसे एक हत्यारे के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, वह अब सत्ता और ताकत चाहती है। यदि सेक्स के माध्यम से एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर बनना उसे सामान्य एक्सपर्ट कल्टीवेटर से कमजोर बनाता है, तो वह अपने दम पर एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर बन जाएगी। मुझे आशा है कि आप इसे हासिल कर लेंगे, अविनाश ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। फिर रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थपथपाने का आनंद लिया। हालांकि अचानक अविनाश बुदबुदाया। मेरा सुझाव है कि आप जितनी जल्दी हो सके एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर बन जाएं। मुझसे पीछे हटने की उम्मीद न करें, मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर मैं आपसे ज्यादा तेजी से एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर बन जाऊं, मैं तुम्हें कमरे में खींच लूंगा, तुम्हारी छोटी बहन के अंदर अपना लंड घुसाऊंगा और तुम्हें एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर भी बनाऊंगा, अविनाश ने अपने वर्षों में फुसफुसाते हुए कहा। रिया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, फिर वह अविनाश के करीब आ गई और सिर हिलाया। मिनी वास्तव में प्यारा है, अविनाश ने मन ही मन सोचा और उसके सिर को थपथपाना जारी रखा। वे दोनों 30 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे और फिर अविनाश बुदबुदाया। हमें अब हवेली लौट जाना चाहिए। मिनी रिया ने सिर हिलाया। वे दोनों उठ खड़े हुए, अपने कपड़े पहने। अविनाश ने अपना हाथ हिलाया और बिस्तर गायब हो गया। जहां तक मेज और भोजन की बात है, इसे पहले ही 2 और 3 ने ले लिया था। रिया और अविनाश फिर अविनाश की हवेली की ओर दौड़ पड़े। नहीं, असल में अविनाश ही था जो भाग रहा था, वह रिया को अपनी पीठ पर उठाए हुए था। लड़की बिल्कुल भी भागने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह बहुत थक गई थी। बेशक भले ही अविनाश को पता था कि वह झूठ बोल रही है, उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप रिया को अपनी पीठ पर लाद लिया और अपनी हवेली की ओर भाग गया। खटखटाओ खटकाओ खटकाओ। रॉयल पैलेस में किसी ने कियारा के कमरे पर दस्तक दी। कौन है भाई? कियारा ने सवाल किया। हालांकि जवाब देने के बजाय दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। प्रिया? गुस्से वाले चेहरे का क्या मतलब है? कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। कियारा, तुम्हारी मेरे प्रेमी के पीछे जाने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिया ने गुस्से में सवाल किया। वह अभी गुस्से में थी। है। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तुम सिर्फ दोपहर के भोजन के लिए नहीं जा रहे थे? अगर तुम वहां सिर्फ दोपहर के भोजन के लिए जा रहे थे, तो तुम मेरे प्रेमी के साथ कैसे सो गए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रिया ने सवाल किया। उत्तर देते समय अचानक कियारा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ही, मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम वही नहीं थे जिसने मुझे बताया था कि तुम्हारा प्रेमी बिस्तर में कितना अच्छा है? आपने मुझे इतनी बार बताया कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और खुद ही इसकी जांच करने चला गया। हाँ, मैंने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया। तुमने मेरे भरोसे को धोखा क्यों दिया? प्रिया अब और भी क्रोधित थी। है विश्वास? प्रमुख नौकरानी प्रिया, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। मैं कियारा स्काईफॉल हूँ, आप सिर्फ एक नौकर हैं। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आप जैसे व्यक्ति के विश्वास को क्यों महत्व देगा? यह बिल्कुल व्यर्थ है। कियारा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया।
मैं आपका सेवक केवल इसलिए हूँ क्योंकि आप राजा की उपपत्नी हैं। हालांकि क्या आपको लगता है कि अगर मैं हर किसी को बताऊं कि आपने क्या किया तो आप वह दर्जा बनाए रखेंगे? है, तुम्हें फांसी भी दी जा सकती है, प्रिया ने धमकी दी। ओह, और फिर क्या? क्या आपको लगता है कि राजा आपके प्रेमी को अकेला छोड़ देगा? नहीं, वह उसे ढूंढने और उसे मार डालने का भी आदेश देगा। क्या आप ऐसा करने में सक्षम होंगे? क्या आप अपने प्रेमी को फांसी होते हुए देख सकते हैं? क्या आप यह सहन कर सकते हैं कि जब आपका प्रेमी आपकी ओर देखता है तो उसकी नफरत भरी आंखें देखने को मिलती हैं? क्या आप ऐसा कुछ सहन कर सकते हैं? कियारा की मुस्कान चौड़ी हो गई। इस बार प्रिया चुप रही। अंत में उसने बस आह भरी और अचानक उसकी गुस्से वाली अभिव्यक्ति मुस्कुराहट में बदल गई। आप खलनायक की भूमिका निभाने में सचमुच बहुत अच्छी हैं, हो सिस्टर कियारा। टस्क टस्क। क्या आपको लगता है कि मैं जो किताबें पढ़ रहा हूं वे सिर्फ दिखावे के लिए हैं? कियारा भी मुस्कुराया। उन्हें बहन कहलाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसे वह पसंद आया। इस तरह उसे अविनाश के अधिक करीब महसूस हुआ। उन किताबों के कुछ फायदे थे। कियारा के पास बिस्तर पर बैठते हुए प्रिया ने बुदबुदाया। फिर जब प्रिया ने सवाल किया तो उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दिखाई दी। तो यह कैसा था? राज्य के राजा की तुलना में मेरा प्रेमी कैसा था? है, क्या यह भी कोई सवाल है? हमारा प्रेमी पूरी तरह से दूसरे स्तर पर था। राजा और उसकी छोटी पीपली प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात है, कियारा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टस्क टस्क लेडी कियारा, यह सोचना कितना अशोभनीय है कि आप राजा के बारे में ऐसा कुछ कहेंगी। क्या आप डरी हुई नहीं हैं? मेरा प्रेमी मेरी रक्षा करेगा। हाँ 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 हाँ, प्रिया जोर से हंसी। अब तुम्हें सचमुच उस पर भरोसा है ना? प्रिया ने सवाल किया। फिर सिर हिलाते ही कियारा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रिया भी मुस्कुराई और फिर उसने सवाल किया, तो कैसा महसूस हुआ जब अज्ञात लोगों ने आपका अपहरण कर लिया? ही, तो तुम्हें इसके बारे में पता था? कियारा ने सवाल किया, हालांकि वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। बेशक मुझे इसके बारे में पता है। अविनाश ने मुझे सब कुछ बताया। अरे, मैंने ही तुम्हें उन झुग्गियों में ले जाने का सुझाव दिया था, प्रिया ने हंसते हुए कहा। हो ठीक है, मैं पहले थोड़ा डरा हुआ था, फिर जब मैंने अविनाश को देखा तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, फिर मैं और भी अधिक डर गया। यह विभिन्न भावनाओं की एक तेज और जोखिम भरी सवारी थी, वास्तव में काफी रोमांचकारी। कियारा ने उत्तर दिया। मुझे ईर्ष्या हो रही है, प्रिया ने अपने वास्तविक विचार व्यक्त किए। फिर अचानक उसकी भौहें ऊपर उठीं और उसे कुछ याद आया और बुदबुदाया। ओह ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था। बहन कियारा, मैं आज यहाँ केवल गपशप करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको उन सभी क्षमताओं के बारे में सिखाने के लिए आई हूँ जो आपने अविनाश की महिला बनने के बाद हासिल की हैं। योग्यताएं उस जैसी जिसने मेरी उपस्थिति को छुपाया। हाँ, यह उन क्षमताओं में से एक है, कुछ और भी हैं और मैं उन्हें तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जल्दी में हैं? कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। उत्तर देते समय अचानक प्रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। आखिरकार रॉयल पैलेस में यह मेरा आखिरी दिन है। आखिरी दिन? आपका क्या मतलब है? मुझे आज पकड़ लिया जाएगा, सिस्टर कियारा। उपप्रमुख नौकरानी संगीता, एक नौकरानी ने फोन किया। संगीता घूमी, उसके उभरे हुए कंधे और गहरे काले घेरे इस समय सचमुच डरावने थे।
नौकरानी ने जोर से कहा। वह इस ज़ोंबी जैसी सबहेड नौकरानी से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा, अन्यथा उसे निकाल दिया जाएगा। यह क्या है? संगीता ने कर्कश आवाज में सवाल किया। उसे अभी भी बहुत काम करना था। बहुत सारा काम, बहुत ज्यादा काम। उफ! वह मरना चाहती थी। वह वास्तव में अब प्रिया को अपमानित करने पर पछता रही थी। सबहेड नौकरानी की स्थिति भी इतनी बुरी नहीं थी। सबहेड मेड संगीता, आपके लिए एक पत्र है। संगीता की आवाज सुनकर नौकरानी और भी घबरा गई। उसने जल्दी से लिफाफा दिया और भाग गई। संगीता ने पत्र पर छोटा सा लाल निशान देखा तो भौहें चढ़ गईं। फिर उसने चारों ओर देखा और देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पक्षी उड़ गया। हालांकि चूंकि वह आपका दिल अपने साथ ले गई थी, इसलिए मेरे पास उसे पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पक्षी अब मेरे साथ है। संगीता की थकी हुई आंखें चमक उठीं। इससे पता चलता है कि प्रिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मार्किस विक्रांत ने उसे पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। अचानक प्रिया जोर से हंस पड़ी। तभी उसकी उंगली की अंगूठी चमक उठी और उसके हाथ में एक कागज आ गया। यह उन चीजों की सूची थी जो प्रिया ने उसे करने के लिए कहा था। फिर वह एक दीपक की ओर चली गई और सूची जला दी। हाँ 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 हाँ, तुम कुतिया, आखिरकार मैंने तुम पर अपना हाथ जमा लिया। संगीता पागलों की तरह हंसी। फिर वह उत्साहित चेहरे के साथ अपने कमरे में लौट आई और फिर एक और पत्र लिखना शुरू कर दिया। मेरे एकमात्र प्यार के लिए विक्रांत, इसलिए तूने उस पक्षी को पकड़ लिया जिसे मैंने स्वतंत्र कर दिया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या महसूस करना है। मुझे आशा है कि आप मुझे फिर से उस पक्षी से मिलने देंगे। कृपया मुझे एक तारीख और समय दें। मैं तुम्हें और अपनी चिड़िया को फिर से देखना चाहूंगा। शायद इस बार पंछी मेरी भावनाओं को समझ जाएगा। शायद इस बार पक्षी अंततः मुझे समझ जाएगा। पत्र को लिफाफे में डालते ही संगीता की आंखें खुशी से चमक उठीं। तुम कुतिया, मैं तुम्हें बहुत पा चुका हूं। हाँ 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 हाँ, जल्द ही। आखिरकार तुम मुझसे तुम्हें जाने देने के लिए विनती करोगे। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें मेरे सामने भीख मांगते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको। हालांकि चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक जीवित दुःस्वप्न बना दूंगा। हाँ 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 हाँ। संगीता फिर पागलों की तरह हंसी। वह वास्तव में प्रिया से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक थी। हालांकि वह ऐसा बाद में करेंगी। अभी के लिए वह सोना चाहेगी। वह बहुत थक गई थी। संगीता फिर अपने बिस्तर की ओर चली गई और लेटते ही वह सपनों की दुनिया में चली गई। 2 दिन बाद संगीता कियारा के दरवाजे के सामने खड़ी हुई और उसने दस्तक दी। खटखटाओ खटकाओ खटकाओ। प्रवेश करना, कियारा की आवाज सुनाई दी और संगीता अपने कमरे में दाखिल हुई। क्या आपने मुझे बुलाया, लेडी कियारा? संगीता ने सिर झुकाकर प्रश्न किया। उपशीर्षक संगीता, मेरा एक प्रश्न है, कियारा बुदबुदाया। संगीता ने जवाब दिया, कृपया पूछें लेडी कियारा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, प्रिया कहाँ है? कियारा ने आंखें मूंद कर सवाल किया। संगीता इस सवाल से हैरान रह गई। वह जानती थी कि कियारा और प्रिया पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे इतने करीब थे कि कियारा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर पूछताछ कर सके। हालांकि चाहे वह अंदर से कुछ भी सोच रही हो,
उसके चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था और उसने उत्तर दिया, लेडी कियारा, मुझे नहीं पता कि मुख्य नौकरानी प्रिया कहाँ है। आखिरी बार मैंने उसे 3 दिन पहले देखा था। वह किसी से मिलने के लिए महल से निकली थी, हालांकि वह अगले दिन वापस नहीं लौटी। संगीता ने बहुत अधिक खुलासा न करते हुए और अज्ञानतापूर्वक अभिनय करते हुए बुदबुदाया, क्या ऐसा है? हाँ, लेडी कियारा। क्या आप निश्चित हैं कि आप कुछ और नहीं जानते? कियारा ने सवाल किया। हाँ, लेडी कियारा। ठीक है, तुम जा सकते हो। कियारा ने सिर हिलाया। दोबारा झुकते ही संगीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसा आप कहें, लेडी कियारा। फिर वह घूमी और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद कियारा ने अपनी नीली आंखें अपने कमरे के पर्दे की ओर घुमाईं। एक नौकरानी उस दिशा से निकली। वह लीन थी, एक नौकरानी जो कियारा के बहुत करीब थी। ठीक है, वे इतने करीब नहीं थे, लेकिन वह अन्य सभी नौकरानियों की तुलना में सबसे करीब थी। लीन के पास एक अच्छा सूचना नेटवर्क है। वह महल के आसपास चल रही अधिकांश अफवाहों को भी जानती है। यही कारण है कि वह कियारा के इतनी करीब है। उस पर कड़ी नजर रखें, अचानक कियारा ने आदेश दिया। उन्हें क्यों? लीन ने भौहें सिकोड़कर सवाल किया। क्या तुम्हें वह संदिग्ध नहीं लगती? कियारा ने वापस सवाल किया। संदिग्ध? क्यों? प्रिया संगीता को धमका रहा था। क्या तुमने उसे देखा है? बेशक मैंने देख, लेडी कियारा। हालांकि कई नौकरानियों का कहना है कि हेडमेड प्रिया सब हेड नौकरानी संगीता को उसके किसी काम के लिए दंडित कर रही थी। वह उसे धमका नहीं रही थी, लीन ने उत्तर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार प्रिया उसे धमका रही थी। हाँ, वह थी, लीन ने सिर हिलाया। और अब प्रिया गायब है, कियारा ने टिप्पणी की। रुको, लीन मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि कियारा क्या कहना चाह रहा था। लेडी कियारा, क्या आप कह रही हैं कि संगीता ही इसका कारण हो सकती है? यह सिर्फ एक अटकलें है, मुझे यकीन नहीं है। हालांकि ऐसा होने की बहुत अधिक संभावना है, कियारा ने उत्तर दिया। मैं समझता हूं, लीन ने सिर हिलाया। कियारा ने सिर हिलाया। यह देखकर कि कियारा के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, लीन बुदबुदाया। लेडी कियारा, तो मैं अब छुट्टी ले लूंगा। कियारा ने फिर सिर हिलाया। फिर लीन अपने चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। है? निश्चित रूप से या नहीं, उसने जो सीखा वह अभी भी कुछ मसालेदार था। यदि वह इसे नहीं फैलाती तो वह मूर्ख होती। कियारा, जिसने उसे जाते देखा, मुस्कुराया। वह जानती थी कि लीन किस प्रकार की लड़की थी। उनकी ही तरह उन्हें भी अफवाहें बहुत पसंद थीं। हालांकि अफवाहें सुनने के बजाय उसे अफवाहें फैलाना पसंद था। और अब वह यही करने जा रही थी। और यही है। कियारा, अविनाश और प्रिया चाहते थे कि वह अब ऐसा करे। क्या सफाई विभाग ने उन कमरों की सफाई कर दी है जिन्हें मैंने उनसे कहा था? हाँ, सब हेड संगीता, मैंने इसकी जांच कर ली है। कमरे साफ कर दिए गए हैं। धुलाई विभाग के बारे में क्या? हाँ, उन्होंने सारे कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े फिलहाल जिनके हैं उन्हें ही भेजा जा रहा है। अच्छा काम। हाँ, धन्यवाद सब हेड नौकरानी संगीता। हम सब हेड नौकरानी संगीता। हाँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मुझे अभी भी कुछ काम करना है। ठीक है, तुम जा सकते हो, संगीता ने सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद सब हेड नौकरानी संगीता। नौकरानी झुकी और फिर तेजी से संगीता के कमरे से चली गई। वह बुरी तरह घबरा रही थी। वह सहम गई थी। संगीता के कमरे से बाहर निकलने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और भाग गई।
जल्द ही नौकरानी को उसकी सहेली मिल गई जो उतनी ही चिंतित लग रही थी जितनी उसने और उसकी सहेली ने पूछताछ की थी। तुमने उसे नाराज तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने वह सब कुछ किया जो उसने मुझसे कहा था, नौकरानी ने उत्तर दिया। अच्छा, उसके दोस्त ने सिर हिलाया। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मैं उसकी नजरों में न आऊं। मैं हेडमेड प्रिया की तरह नहीं बनना चाहती, नौकरानी ने पीले चेहरे के साथ बुदबुदाया। सा इतना जोर से मत कहो। अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली तो क्या होगा? तुम भी मर जाओगे। उसके दोस्त ने उसके होठों पर उंगली रखी और फुसफुसाया। मुझे क्षमा करें, नौकरानी का चेहरा और भी पीला पड़ गया और फिर वे दोनों तेजी से उस क्षेत्र से चले गए। संगीता, जिसने पीछे से सब कुछ सुना, आह भरी। यह चौथा दिन था जब उसे विक्रांत का संदेश मिला कि उसने प्रिया को पकड़ लिया है और हालात बेहतर होने के बजाय उसके लिए और भी बदतर होते जा रहे थे। सब हेड नौकरानी संगीता ने हेड नौकरानी प्रिया को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसे थोड़ी सजा दी थी। यह अफवाह पूरे महल में फैल गई और जैसे जैसे दिन बीतते गए अफवाह उतनी ही मजबूत होती गई। केवल 4 दिनों में सभी नौकरानियों को इसके बारे में पता चला और उन्होंने संगीता को प्लेग की तरह टाल दिया। दरअसल संगीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी लोग उसे टाल देते। हालांकि चीजें यहीं नहीं रुकी। यदि अफवाह अधिक लोकप्रियता हासिल करती है तो अधिकारियों को इसके बारे में पता चल सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो वे शायद खटखटाओ खटकाओ खटकाओ। जब संगीता यह सब सोच रही थी तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। प्रवेश करें, उसने आदेश दिया। तभी एक आदमी उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 सैनिक भी थे। फिर उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बुदबुदाया। संगीता कुमारी? हाँ, यह मैं ही हूँ। सुरक्षा विभाग आपको बुलाता है। मुझे आशा है कि आप बिना किसी प्रतिरोध के मेरा अनुसरण करेंगे। वह आदमी अपने चेहरे पर एक छोटी सी सौम्य मुस्कान के साथ बुदबुदाया। संगीता अंदर ही अंदर निगल गई। इसी बात को लेकर वह चिंतित थी। अगर अधिकारियों को इसके बारे में पता चला तो वे कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने किया। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। हालांकि संगीता यहां घबरा नहीं सकती थी। वह निर्दोष थी। उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, वह आदमी मुस्कुराया। फिर संगीता ने 3 लोगों का पीछा किया और कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद संगीता एक कमरे के अंदर बैठी थी। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उसके पास एक विद्वतापूर्ण नजर थी। हालांकि संगीता ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर थे। तो मिस संगीता, मैं अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपने हाल ही में चल रही अफवाह के बारे में सुना है ना? मेरे पास है। संगीता ईमानदार थी। तो फिर आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे नहीं पता कि यह अफवाह कैसे शुरू हुई। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं यह भी नहीं मानता कि हेडमेड प्रिया मर गई है। मुझे लगता है कि उसने अभी अभी छुट्टी ली है। छुट्टी? अधिकारियों को सूचित किए बिना? संगीता ने खुलासा किया। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। उसने इसे छिपाने के लिए बस अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और आधिकारिक छुट्टी ले ली। उससे पूछताछ करने वाले व्यक्ति ने आश्चर्यचकित भाव नहीं दिखाया। प्रिया के प्रभाव से वह बहुत आसानी से ऐसा कुछ कर सकती थी। हालांकि उन्होंने कुछ अधिक दिलचस्प चीज देखी। हम
लेकिन मिस संगीता, भले ही हेडमेड प्रिया ने ऐसा कुछ किया हो, आप इसके बारे में क्यों जानती हैं? उसके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उसने आपको ऐसा कुछ बताया हो। तो क्या मेरा यह मानना सही है कि आप हेडमेड प्रिया पर नजर रख रहे थे? संगीता चुप रही। दरअसल वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी। लानत है, वह बहुत ज्यादा बोलती थी। कुछ बेवकूफी करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जल्द ही संगीता शांत हो गई और उत्तर दिया। संगीता ने जवाब दिया, हेडमेड प्रिया मेरी प्रतिस्पर्धी थी, बेशक मेरी नजरें उस पर थीं। प्रतियोगी संगीता से पूछताछ करने वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, मैं स्वीकार करूंगी, मैं हेडमेड भी बनना चाहती थी। हालांकि मेरा मानना है कि ऊंचे लक्ष्य रखना पूरी तरह से स्वाभाविक है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। संगीता ने उत्तर दिया। वह जानती थी कि वह इस आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकती, इसलिए उसने झूठ बोलना बंद कर दिया और सच छुपाना शुरू कर दिया। इस तरह उसकी कहानी में छेद ढूंढना बहुत कठिन होगा। मैं समझ गया। मिस संगीता, पूछताछ कर रहे व्यक्ति ने सिर हिलाया। पूछताछ से उसे लग गया कि इस नौकरानी के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि क्या वह वही थी जिसने प्रिया की हत्या की थी। निसंदेह एक बार जब वह जांच शुरू करेगा तो सब कुछ एक दिन की तरह स्पष्ट हो जाएगा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बुदबुदाया। तो फिर मिस संगीता, अगर हम आपकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, सर। मैं एक निर्दोष महिला हूं। अगर आप मेरी जांच करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, संगीता ने उत्तर दिया। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा होगा, इसलिए उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर हिला दिया। आखिरकार वह निर्दोष थी। ठीक है मिस संगीता, मैं आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगले कुछ दिनों तक रॉयल पैलेस न छोड़े, वह आदमी बुदबुदाया। फिर उसने एक भारी भरकम आदमी की ओर इशारा किया और फिर संगीता की ओर मुड़ गया। वह अगले कुछ दिनों तक आपके साथ रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं समझती हूँ, संगीता ने सिर हिलाया और उस आदमी की ओर देखा जो उसके साथ रहने वाला था। मुझे आशा है कि आप निर्दोष साबित होंगी, मिस संगीता। आगे के कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।